हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे और कुछ इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चंस पे जो है पूरा फुल विवरण उसके बारे में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फायर वी हैव टू यूज़, हिंदी में है, बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए, बिजली में से जो आग लगती है उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का। और या तो एक और होता है जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा भी आता है, CTC टाइप। CTC टाइप का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो फायर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनको देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें तो CO2 होगा, लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी अगर आता है, CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो वह भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ इसमें हम जान लेते हैं कि फायर कितने प्रकार की होती है। चलिए ये देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू कारण गड़बड़ हो गया था आवाज़। तो जो फायर होती है वो आपकी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। 4 टाइप की फायर होती हैं। एक आपका होता है A टाइप का, दूसरा आपका होता है B टाइप का, तीसरा आपका C और चौथा आपका D टाइप का। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन फंस जाते हैं, तो हम नहीं आता हमको। A टाइप का जो होता है, देखिए, आग भी चार प्रकार की होती है। एक सबसे पहले जो होती है आग 4 प्रकार की होती है, जो आग लगती है, फायर जो होता है। एक होता है सॉलिड में जो आग लगती है, और दूसरा आपका होता है तेल, ऑयल के कारण जो आग लगती है, वो आपका होता है B टाइप का। और जो आपका गैस के कारण जो आग लगती है वो आपका C टाइप का होता है। जो गैस के कारण आग लगती है वो C टाइप का होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण, हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रिशियन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण D टाइप का। जो D टाइप का होता है, यह बिजली की लगी आग जो होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर बिजली में जो आग लगती है तो उसे D टाइप का कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि D टाइप का क्या होता है, तो बिजली से लगी आग जो होती है वह D टाइप की होती है। A टाइप का आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A टाइप का मतलब ये है, A टाइप का मतलब लकड़ी, कोयला, कागज़, कपड़े, मतलब सॉलिड में जो लगी आग होती है वो A टाइप की होती है। B टाइप की जो ऑयल के कारण लगती है। और C टाइप की जो होती है, इसका मतलब है जो गैस के कारण, पेट्रोलियम जो गैसेज होते हैं उनके कारण जो आग लगती है वह आपकी C टाइप होती है। और D टाइप की आग जो होती है वह CO2 टाइप का, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, अथवा CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि A टाइप के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों को पता ही होगा, फायर एक्सटिंग्विशर वो होते हैं जो आग बुझाने के लिए प्रयोग में ले जाते हैं। जैसे आप कभी कभी आप देखते होंगे, अब तो हर जगह ज़रूरी हो गया है, बड़े बड़े मॉल्स में आप जाइए या कोचिंग्स में जाइए, जहाँ मीटिंग हॉल होती है, हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं, जिससे अगर कहीं अचानक से आग लग जाए तो उस पर काबू पाया जा सके। तो देखिए, जो ए टाइप होता है, जो सॉलिड में आग लगती है, उसके लिए सोडा एसिड टाइप का, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। ए टाइप के लिए सोडा लिख लीजिए अगर ध्यान से आप लोग, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और जो आपका बी टाइप का होता है, बी टाइप मतलब जो तेल से लगी आग होती है, बी टाइप के लिए हम लोग फोम टाइप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी टाइप के लिए हम लोग फोम टाइप का प्रयोग करते हैं। और जो सी टाइप का होता है, सी टाइप के लिए ड्राई पाउडर टाइप का, सी टाइप जो होता है
वो ड्राई पाउडर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसे हम लोग यूज करते हैं। और जो डी टाइप का होता है, ये सब आप भूल भी जाइए कोई बात नहीं, लेकिन डी टाइप वाला कभी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। डी टाइप का मतलब है कि दो ही नाम, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे बोलते हैं CTC। ठीक है, ओके। अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव बेटर स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो 5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा। अब देखो इसमें से कौन सा ऐसा जो 5 HP से बिलो, अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे 5 HP तक, ध्यान से देखिएगा, 5 HP तक हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डोल स्टार्टर। इसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके जानते हो तो इसके हम लोग यूज करते हैं 20 HP तक, कहीं कहीं 15 HP मिलता है, कहीं कहीं 20 HP मिलता है, हम लोग यूज करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। और उससे एबव जो होता है वहाँ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ये आपको ध्यान देना, तीनों ने कहा है कि 5 HP से बिलो, 5 HP से कम, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे, डोल टाइप का स्टार्टर। इसको ध्यान दीजिए। अब डोल टाइप स्टार्टर आप लोग जानते होंगे, जो हमारे लोग घरों में यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। ये अब स्टार्टर का काम क्या होता है ये भी आप जानते होंगे। चलिए यहाँ आपको शॉर्ट में बता देते हैं। स्टार्टर का काम ये होता है कि जो आपका मोटर होता है, इंडक्शन मोटर जो होता है, वो स्टार्टिंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा करंट लेता है, अपने रेटेड का 5 से 6 गुना करंट लेता है। इस वजह से उस करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है डोल स्टार्टर। ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, AC को डैश DC में रूपांतरित किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा रेक्टिफायर। आप लोग जानते होंगे रेक्टिफायर, लेकिन अब यहीं से ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म हो जाता कि रेक्टिफायर, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी विशेष चर्चा करते हैं। रेक्टिफायर क्या चीज़ होती है, रेक्टिफायर एक PN जंक्शन डायोड होता है, जिसमें एक P टाइप सेमीकंडक्टर होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिला देते हैं तो PN जंक्शन डायोड होता है। जो रेक्टिफायर होता है यह AC को किसमें, DC में कन्वर्ट करता है। अब रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो हाफ वेव देता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो आउटपुट में पूर्ण तरंग देता है। ठीक है, आउटपुट में कैसी तरंग देता है, पूर्ण तरंग देता है। तो और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सेंटर टैप टाइप का रेक्टिफायर, और दूसरा होता है ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेंटर टैप्ड होता है उसको हम कम यूज करते हैं, सबसे जो पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिए हैं 4 ऑप्शन, चर्चा कर लेते हैं। अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि AC को उत्पन्न करती है, इट जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट ये जनरेट करती है। ये भी आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत में मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज कितना है, 11 kV वोल्टेज, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। क्लियर, अब आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है मोटर आप जानते ही हैं, मोटर भी उसका उल्टा काम करता है ना, मोटर उल्टा काम करता है। मोटर के बारे में जानते होंगे, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब सब महत्वपूर्ण बात, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, सेम पावर और सेम फ्रीक्वेंसी पे। ये जो चीज़ ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर की परिभाषा में सेम पावर और सेम फ्रीक्वेंसी पे ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे दे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्वायर थ्रेड्स आर यूज्ड व्हेन, स्क्वायर थ्रेड्स आर यूज्ड व्हेन, देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले देखते हैं। लाइट आर इन्वॉल्व्ड, मॉडरेट लोड अनइन्वॉल्व्ड, हैवी लोड अनइन्वॉल्व्ड, नन ऑफ द एबव। अब देखिए ये क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड
स्क्वायर थ्रेड क्या होता है? स्क्वायर थ्रेड आर यूज्ड व्हेन, तो इसका देखिए क्या आंसर है, लाइट लोड आर इनवर्ड, मॉडरेट, हैवी लोड्स एंड नन ऑफ द अबव। तो स्क्वायर थ्रेड क्या होता है? इस देखिए स्क्वायर थ्रेड की सभी जो साइड के एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका यूज जो किया जाता है स्क्रू जैक के लिए या पावर ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये स्क्रू जैक के लिए भी हम लोग यूज करते हैं या पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज करते हैं हम लोग, इस स्क्वायर थ्रेड्स का जो यूज किया जाता है। और ये किस लिए होता है? तो ये हमेशा आप याद करिए, अब ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन में हमेशा याद रखिए हैवी लोड्स के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, इसका करेक्ट आंसर नीचे दिया है, हैवी लोड्स के लिए। हैवी लोड हिंदी में कहेंगे भारी भार शामिल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूजेटी। ठीक है, यूजेटी के लिए क्या यूज, सबसे पहले तो आप जान लीजिए यूजेटी क्या होता है। यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म बहुत कई बार IIT लेवल में यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका ऑप्शन है ए यूजेटी कैन बी टर्न ऑन ग्रेजुअली, ए यूजेटी लाइक ए पीएन ट्रांजिस्टर, ए यूजेटी टर्न ऑफ बाय डिक्रीजिंग वी। अब यूजेटी के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि यूजेटी के बारे में आपको बढ़िया से बताने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको हम चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर बनाएंगे, उसमें यूजेटी, डायक, ट्रायक, SCR वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डेप्थ में जाने के लिए आप पूरा हमको खोलना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर जान लीजिए। बाद में वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जब इसका लेक्चर लूँगा तो मैं आपको बताऊंगा, इस पर टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। तो इसका आंसर है ए यूजेटी इज टर्न ऑफ बाई डिक्रीजिंग VV0। ठीक है, अगर VV बेस टू बेस वोल्टेज, ठीक है, वो आपका 0 होता है। इसका सही आंसर यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन बाई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप लोग जानते ही होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है K। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K अभी बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे आप लोग, N2/N1। ठीक है, बराबर क्या होता है, V2/V1। ठीक है, और फिर इसको मैं यहाँ लिख देते हैं, बराबर होता है I1/I2। ये अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, N2/N1 भी दिया है, V2/V1 भी दिया है, I1/I2 भी दिया है, तो दोनों सही है। इसमें जितने भी दिए हैं ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें सभी आंसर सही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप लोग जानते हैं, यदि K का मान 1 से अधिक है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, यदि K का मान 1 से कम है तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाई, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखिए ध्यान से, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल याद है आप लोगों को? राइट हैंड रूल बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़े थे। और राइट हैंड कार्क स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड, और जो कार्क आप लोग याद होगा, एक जो कार्क स्क्रू का मतलब होता है, जो हम लोग एक बोतल होती है, तो बोतल का जब हम ढक्कन खोलते हैं तो वो जब ढक्कन घुमाते हैं तो जो ढक्कन घूमती है, ढक्कन आगे पीछे भी होता है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा, वहाँ से भी आप देखिए जो घूमती थी उसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती थी। और राइट हैंड रूल की तरह आप जान ही रहे हैं, जब हम राइट हैंड रूल से करते हैं तो वहाँ भी आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ 4 फिंगर से मिल जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दोनों हो जाएगा, बोथ राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड कार्क स्क्रू रूल। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे,
व्हिच कैपेसिटर इज प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए किस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। माइका कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, नन ऑफ द एबो। ठीक है, तो देखिए यह इसका सही आंसर होगा, और बहुत सारे लोग इसकी आंसर गलत करके आते हैं। देखिए इसका सही आंसर है माइका कैपेसिटर। ठीक है, इसका सही आंसर है माइका कैपेसिटर। तो ये लगा के ये कई बार ये यूपीपीसीएल में भी आ चुका है, आर्विनर में कई बहुत सारे बार ये क्वेश्चंस में देखा हूँ। एयर कैपेसिटर, यहाँ पे लोग लगा के आते हैं एयर कैपेसिटर, लेकिन एयर कैपेसिटर नहीं होता। एयर कैपेसिटर यहाँ पे नहीं यूज होता। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए याद कर लीजिएगा माइका कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर आप जानते होंगे, हाई वैल्यू के कैपेसिटर्स होते हैं जो कि आपके फाइंस में यूज किए जाते हैं। नियर अबाउट 2.5 माइक्रोफैराड या 3.5 माइक्रोफैराड के होते हैं, और आपके जो फैन होते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में यूज नहीं होता है। ये परमानेंट नहीं, स्टार टाइप का जो होता है उसमें यूज होता है, स्टार टाइप का। ये परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर होते हैं उसमें पेपर टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। लेकिन अभी कभी आपसे पूछेगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार टाइप का होता है, कैपेसिटर स्टार टाइप का होता है, तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। या कभी कभी पूछ लेता है कि एक होता है स्टार कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो कैपेसिटर स्टार्ट में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में दो होते हैं। एक होता है आपका हाई वैल्यू का, दूसरा होता है लो वैल्यू का। तो एक उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा पेपर होता है। तो जब मोटर अपना 70% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो आपका हाई वैल्यू कैपेसिटर कट जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सर्किट से हट जाता है, और बचता कौन है, पेपर कैपेसिटर। तो उस पर वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। और मैं इसीलिए इस पे वीडियोस बना रहा हूँ कि जिससे कि क्या हो सके कि एक है, तो इसमें मैं 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, लेकिन इससे 25 का आप समझ लीजिए हर एक टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे मैं कम से कम 10-10 बातें आपको बताऊंगा, जिससे कि 25 क्वेश्चन में कम से कम 300-400 क्वेश्चंस क्लियर हो। ठीक है, तो इसको चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट। एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है। ठीक है, अब देखिए चुंबक किसे आकर्षित करता है, तो आप जानते होंगे चुंबक जो होता है, पहली बात तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन पे अगर हम देखें तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले देखते हैं किस ग्रुप में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दिया है, क्योंकि वहाँ पे जिसको वो जो मटेरियल्स होते हैं उनका मैग्नेट से पकड़ काफ़ी अच्छी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल होती है। एक चुंबक किसे अट्रैक्ट करता है, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन आयरन, एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम कहाँ चला जाएगा, पैरम चला जाएगा। तो आयरन, कापर कहाँ चला जाएगा, डायम चला जाएगा। आयरन, कोबाल्ट एंड जिंक ये भी नहीं आएगा। और इसमें देखिए डी वाला ऑप्शन है, निकिल, कोबाल्ट एंड स्टील। ये आपका कैसे मटेरियल्स हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये देखिए ध्यान से, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, निकिल, कोबाल्ट एंड स्टील। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर है निकिल, कोबाल्ट एंड स्टील। ठीक है, क्लियर है ना, ये सब क्वेश्चंस क्लियर है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी आप जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा होती है, मोर देन ग्रेटर। जैसे बहुत सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, परमेलाय हो गया, परमिनवार हो गया, मी मेटल हो गया, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो उनकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। पूछा जाता है पैरा की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1 से ज़्यादा होती है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। ठीक, ओके, नंबर 10 क्वेश्चंस का देखते हैं। इन द हाइड्रोमीटर रीडिंग ऑन फुल चार्ज बैटरी शुड बी। पूरी तरह से चार्ज बैटरी का पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कितना, अगर कोई बैटरी फुली चार्ज है, तो पहली बात तो हाइड्रोमीटर आप लोग जानते हैं क्या होता है। हाइड्रोमीटर से किसी भी लिक्विड की जो हम लोग उसकी आर्द्रता, उसकी डेंसिटी को हम लोग नापते हैं, है ना, उसकी डेंसिटी को हम लोग नापते हैं हाइड्रोमीटर से।
तो जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी में जो पानी भरा होता है, लेड एसिड बैटरी मान लीजिए है, तो उसमें अगर H2SO4 भरा हुआ है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, जब वह बैटरी फुली चार्ज होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जब डिस्चार्ज होती है तो उसकी डेंसिटी घट जाती है। तो जब फुली चार्ज होती है तो उसकी 1.28, ध्यान दीजिएगा 1.28, ठीक है। और जब धीरे धीरे डिक्रीज होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है तो कितनी होती है, 1.28, ठीक है, 1.28, ये फुली चार्ज पे है ना, ये फुली चार्ज पे है। और जब डिस्चार्ज होता है तो 1.18, ये तो डिस्चार्ज एकदम, जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो 1.12, ठीक है, 1.12, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या दिया गया है, 1280, 1160, इसको देखो दशमलव हटा दिए हैं क्योंकि उसको हो सकता है दशमलव हटा के पूछ रहे हो। तो 1280 1.28 को इसको करोगे तो 1280 ही होगा, है ना। अरे भाई 1.28 है, 1.28 का मतलब क्या होता है, 1280 होता है ना। तो ये देखिए इसका सही कितना हो जाएगा, 1280, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। एनर्जी मीटर इज ए, एनर्जी मीटर एक है, ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, गुड इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ द अबव। अब देखिए एनर्जी मीटर क्या होता है। एनर्जी मीटर आप जानते हैं हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं, ये एनर्जी को, जितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं उसको ये मापता है, जिसको हम लोग यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम लोग KWH में बोलते हैं, KWH, है ना, KWH, किलो वाट आवर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग टाइप का एनर्जी मीटर इज अ इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लखनऊ मेट्रो, DMRC, हर जगह क्वेश्चन ये आ चुका है इंडिकेटिंग टाइप का। और इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो आपका जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ये सब इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट का टाइप होता है जिसे आप लोग रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होता है, बहुत सारे, जैसे आपका ECG टाइप का होता है, ECG हम लोग कराते हैं। तो रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट जैसे सिस्मोग्राफ जो होता है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, वो आपका ECG, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मीटर है वह इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, गुड इंस्ट्रूमेंट ये कह दिया है, ये सब कोई मतलब है नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, when three resistances are connected in series, the total resistance of the circuit will be, है ना। जब क्वेश्चन दिया है, जब तीन प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा गया तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, श्रेणी में जोड़ा गया है तो थोड़ा आप बताइए क्या होगा। श्रेणी में जोड़ा गया है तो यहाँ से लेके कहीं तक आप जोड़ दिए, सीधे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, सीधे जुड़ जाते हैं। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, जितने भी हैं, मान लीजिए ये R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ये मान लीजिए R3 है, ऐसे जितने भी हैं तो हम क्या करेंगे, सीरीज में अगर कह दिया तो सभी रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सभी रेजिस्टेंसेस को मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हैं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका देखिए ये देखिए R1, ये देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R, है ना, टोटल रेजिस्टेंस यही होगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड ओनली फॉर कूलिंग पर्पस, इसमें से जल का केवल ठंडा करने के लिए उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, मतलब किस पावर प्लांट में वाटर का प्रयोग केवल ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो आप दिमाग लगाइए, सोचिए, थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट में क्या थर्मल पावर केवल कूलिंग के लिए होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्मल पावर प्लांट में तो पानी को उबालते हैं, भाप बनता है, वही टरबाइन को चलाता है। कूलिंग तो वो होता है कि जो टरबाइन से निकलती है भाप, जो निकलती है कंडेंसर में जाती है, फिर उसको हम लोग कंडेंस करके, तो वो कूलिंग टावर लगे होते हैं। लेकिन काम केवल कूलिंग का थोड़ी है, उसी से तो भाप बनता है। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में पानी ही पानी है, कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर भी वही चीज़ होती है, जैसे थर्मल काम करता है वैसे न्यूक्लियर काम करता है। अंतर ये होता है कि थर्मल में कोयले का प्रयोग किया जाता है और न्यूक्लियर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है,
तो और उसके बाद है डीजल पावर स्टेशन। आप बताइए डीजल में कहाँ पानी खपत होती है? बस डीजल में एक ही चीज़ होती है जहाँ केवल केवल क्या, जो मशीनें लगी हुई हैं उनको ठंडा करने के लिए हम लोग डीजल पावर स्टेशन में पानी का प्रयोग केवल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा डीजल पावर स्टेशन। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कहा गया है डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव, डबल सर्किट प्रेशर लाइन में होंगे डबल सर्किट। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखते होंगे बड़े बड़े टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर होते हैं, उसमें क्या होता है डबल सर्किट का मतलब एक सर्किट इधर से गई हुई है और इसी के बगल में एक सर्किट इधर से, एक ही टावर से, है ना, आप लोग देखे होंगे। और इसके ऊपर देखिएगा ध्यान से बीच में एक अर्थ वायर गया रहता है ना, अर्थ वायर गया रहता है। तो देखिए ध्यान से इसमें, तो तीन ये हो गए एक सर्किट का आर वाई बी वाला, तीन ये हो गए आर वाई बी वाला, और एक किसका हो गया, अर्थ का हो गया। तो कितने तार हो गए, तीन, तीन छः एक सात। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 7 कंडक्टर्स, 4 कंडक्टर्स, 6 कंडक्टर्स, 7 कंडक्टर। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 कंडक्टर। लेकिन ध्यान दीजिए कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक इस अर्थ वायर इसके लिए अलग लगता है और एक अर्थ वायर इसके लिए अलग लगता है। जब वो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, 765 केबी की लाइन है, 400 केबी की लाइन है, तब लगती हैं, अदरवाइज एक ही से काम चल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 7 कंडक्टर, 7 कंडक्टर्स ही लगेंगे, 7 कंडक्टर्स इंक्लूडिंग 1 अर्थ कंडक्टर। देखिए बहुत सही किया, 7 कंडक्टर्स, 7 कंडक्टर्स, 7 चालक, जिनमें एक पृथ्वी चालक भी शामिल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एडॉप्टेड इन फॉलोइंग मशीन। स्थैतिक, देखिए ध्यान से, स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को निम्न से किस मशीन में काम में लाया जाता है? अब बताइए इसमें, आप बताइए स्टैटिक वाला किस में प्रयोग में लाया जाता है? देखिए ध्यान से, अब मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। तो स्टैटिक वे होते हैं जो स्थिर मशीनों में प्रयोग लिया जाते हैं और डायनामिक वो होते हैं जो गतिक मशीनों में प्रयोग लिया जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरेटर क्या है, स्टैटिक मशीन है, नहीं डायनेमिक है। अल्टरनेटर क्या है, डायनेमिक है। ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक मशीन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर कंडक्टर स्थिर रहता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसको काटता है ना, तो वहाँ पे स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अभी हाल ही में डीएमआरसी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्या है इसका सही आंसर और क्या चीज़ें इसमें। देखिए इसमें क्या है, इन ए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल द स्विचिंग लॉजिक इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक लॉजिक प्रयोग किया जा सकता है। अब बताइए स्विचिंग लॉजिक का मतलब यह है कि ऑन और ऑफ करना। ठीक है, और वो भी कैसे, ऐसे ऑन ऑफ का मतलब ये है अपने आप चीज़ें हों, है ना, उसमें आपको जाके स्विच से ना करना हो कि स्विच ऑन ऑफ कर दिया। तो किससे हो सकता है, फ्यूज़ दूसरा ऑप्शन फ्यूज़ लेते हैं, फ्यूज़ ऑन ऑफ करता है, नहीं फ्यूज़ ऑन ऑफ नहीं। वायर, वायर से तो करंट लेके जाते हैं। कनेक्टर्स, कनेक्टर तो जोड़े जाते हैं, इसमें कोई नहीं। कॉन्टैक्टर्स, कॉन्टैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्टैक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिग्नल पे ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे, और हाई करंट के लिए होते हैं, हाई वोल्टेज के लिए होते हैं, बने होते हैं। तो कॉन्टैक्टर अपने आप सर्किट को ओपन भी करा सकता है, क्लोज भी करा सकता है। तो इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्टर, है ना। ये कॉन्टैक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एनओ टाइप का, एनसी टाइप का। एक एनओ टाइप का होता है मतलब नॉर्मली ओपन टाइप का, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज टाइप का। ये अगर आप पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्टर, मैं जब पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आप देखे होंगे, मैं जब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाता हूँ तो वहाँ पे इसका विस्तृत विवरण मैं आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। बहरहाल यहाँ आप जान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को ऑन ऑफ करती है, इसके माध्यम से हम लॉजिकली स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। फ्यूज़ आप जान ही रहे हैं, फ्यूज़ क्या चीज़ होती है, फ्यूज़ सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके हाई लोड हो रहा है, अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो हाई करंट से आपके जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे जलने से। तो फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, या ये क्या है, ये एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 70 क्वेश्चन
17 क्या है? इफ ए नॉर्मल कंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? चलिए देख, यदि कोई चालक है तो चालक के अगर तापमान बढ़ाया जाए तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया। यदि चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए, चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे भैया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। देखिए इतना बड़ा हम पॉजिटिव बना दे रहे हैं, ये देखिए पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस वजह से पॉजिटिव होने के कारण रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, धनात्मक होता है। इसलिए से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। दूसरा, सेमी कंडक्टर का इसी को उल्टा है, उसका प्रतिरोध ताप गुणा सेमी कंडक्टर क्या होता है? निगेटिव होता है। देखिए इतना बड़ा नेगेटिव बना दे रहे हैं, ठीक है, ये निगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ साथ और ध्यान दीजिए, इंसुलेटर मतलब कुचालक, कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक भी क्या होता है? निगेटिव। इसी के साथ साथ में हम बना दे रहे हैं, ये जान लीजिए तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निगेटिव देखिए इतना बड़ा हम बना दे रहे हैं, अब भूलना नहीं, ये देखिए निगेटिव है ना, ये निगेटिव। और दो निगेटिव होते हैं, कौन कौन से? सेमी कंडक्टर और कौन? इंसुलेटर। लेकिन कंडक्टर जो होता है इसका प्रतिरोध तापमान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अर्थात अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और यही अगर सेमी कंडक्टर का होता तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता? घट जाता। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। ये सब क्वेश्चंस आप जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते होंगे, लेकिन इसको ब्रीफ अभी पेपर देना है तो बढ़िया से इसको ताज़ा कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज डीसी वोल्टेज, गलत। इंक्रीज या डिक्रीज एसी वोल्टेज, इंक्रीज या डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी कहाँ करता है यार, ये कौन सा कह दिया? फ्रीक्वेंसी तो ट्रांसफार्मर में सेम होती है, पावर भी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। क्या करता है? या वोल्टेज को, अभी मैं परिभाषा बताया ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर परिभाषा क्या होती है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सेम पावर और सेम फ्रीक्वेंसी पे। सेम पावर और सेम फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट दोनों को या तो बढ़ा सकती है और या तो घटा सकती है। ठीक है, क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए अब देखिए इसका क्या सही आंसर है, बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हेन ए थ्री फेज अल्टरनेटर सप्लाइज रजिस्टिव लोड, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स विल बी, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स क्या होगा? जब थ्री फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स क्या होता है? अब देखिए प्रतिरोधी का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, क्लियर। प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधी का मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। यूनिटी पावर फैक्टर आप जानते हैं, आर पर क्या होता है? यूनिटी होता है। यल पे क्या होता है? मतलब इंडक्टेंस पे लैगिंग होता है ना। और सी पे क्या होता है? लीडिंग होता है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या करें अल्टरनेटर में, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटर में जब यूनिटी पावर फैक्टर होता है लोड का, तो उस समय जो आपका ये होता है फील्ड एक्सिस होती है, वह 90 अंश पे होती है, याद रखिएगा, एट 90 डिग्री विद द फील्ड एक्सिस। ठीक है, 90 डिग्री पे होता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर सही है कौन सा वाला, कौन सा इसका आंसर सही है? एट 90 डिग्री विद फील्ड एक्सिस। ठीक है, 45 डिग्री पे कुछ होता ही नहीं, ए लॉन्ग विद फील्ड होता ही नहीं है, नन ऑफ द वो होता ही नहीं है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है मैग्नेटाइज वाला, आप तो ये क्रॉस वाला जानते होंगे, डीमैग्नेटाइज वाला जानते होंगे। लेकिन एक होता है आपका मैग्नेटाइज वाला, और हमेशा याद रखिएगा मैग्नेटाइज लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। ठीक है, मैग्नेटाइज लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड
इन ए कंडक्टर इज गिवन बाई, एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा यांत्रिक बल की दिशा। वाह, क्या कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता दिए हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अब जल्दी से आप लोग मोबाइल लिए ना, अब बाएं हाथ ऐसे करिए तो आप ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अंगूठा किस चीज़ की दिशा बताता है? अंगूठा फोर्स की दिशा बताता है। देखिए इसमें दिया मैकेनिकल फोर्स की दिशा, फिर उसका ये वाली फोर्थ फिंगर अंगूठा के बगल वाली फोर्थ फिंगर, ये किसकी दिशा बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और ये आपकी मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर, ये मिडिल वाली ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी दिशा बताती है? करंट की दिशा बताती है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल है, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है, और जनरेटर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर कार्य करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अर्थिंग इज नेसेसरी टू, अर्थिंग के लिए आवश्यक है। अर्थिंग इज नेसेसरी टू, किस लिए नेसेसरी है? अर्थिंग किस लिए आवश्यक है बताइए आप लोग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जगह प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड मशीन, मशीन बाइंडिंग, प्रोटेक्ट बर्ड एंड फ्रॉम करंट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें देखिए जो लड़का नहीं पढ़ा होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा भाई, है ना। प्रोटेक्ट बर्ड, बर्ड को क्या प्रोटेक्ट करने की, वो तो खुद ही एक 2220 KB पे बैठी रहती है, उनको कुछ होता है, उनको क्या अर्थिंग की ज़रूरत है ना। मशीन बाइंडिंग है ना, तो यहाँ पे होगा प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड मशीन, मतलब ये हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अर्थिंग इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो अप्लियांसेज हों, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो अप्लियांसेज हों, घर में जितने भी अप्लियांसेज हैं अर्थ होने चाहिए, या कोई भी चीज़ हो घर की, जो वायर्स लगे हैं उसमें भी अर्थिंग होनी चाहिए, नहीं उस जिससे कि हम लोग बच सकें। अर्थिंग एक प्रोटेक्शन है, यही आप जान लीजिएगा, अर्थिंग एक प्रोटेक्शन है। कभी मैं बनाऊंगा अर्थिंग पे वीडियो बनाऊंगा, और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं उनको तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ कि अर्थिंग क्या होती है, न्यूट्रल क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी तो कोई ज़रूरी नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़े नहीं हैं, जो अभी देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। तो उसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा, एक एक टॉपिक पे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट बीइंग टू बीइंग एंड मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड मशीन। ठीक है, सोलेनॉइड कॉइल मस्ट हैव इट्स, देखिए सोलेनॉइड कॉइल क्या होता है? सोलेनॉइड कॉइल एक परिनालिका में उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ग्रेटर देन लेंथ, नन ऑफ द। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, पहले हम सोलेनॉइड आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ऐसे होता है, एक कोई बेस होता है ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे बेस होता है, और इसी के ऊपर कॉइल लपेट दी जाती है, ये ऐसे देखिए ध्यान से, ये क्या बनता है? ये सोलेनॉइड बनता है ना। तो इसकी देखिए लंबाई क्या है? लंबाई इसकी ज़्यादा है ना, और चौड़ाई क्या है? कम है, तो लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, है ना, और चौड़ाई क्या होगी? लेंथ इसकी ज़्यादा होगी और चौड़ाई देखिए कम है। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्या इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर लेंथ ग्रेटर देन ब्रेड्थ, मतलब लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक विशेष नहीं है। और नेक्स्ट 23, अब देखिए फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी प्रिफर्ड, डीसी वोल्टेज की ठीक मापन के लिए किस प्रकार के यंत्र का को पसंद किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट। याद करिए, एमसी टाइप का मतलब मूविंग क्वाइल, ये मूविंग क्वाइल पर पीएमएमसी इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद होगा, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट। और पीएमएमसी केवल यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, केवल डीसी के लिए। डीसी वोल्टेज करंट का मेजरमेंट करना है तो किसका यूज करेंगे? पीएमएमसी का। परमानेंट का फुल फॉर्म भी पूछा था, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही एक्यूरेट होता है, ये भी ध्यान दीजिए। एमआई टाइप का क्या होता है? एमआई टाइप का क्या होता है? एमआई टाइप का मतलब होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एमआई टाइप का मतलब होता है मूविंग कॉइल। ठीक है, एमआई टाइप का मतलब होता है मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, यह एसी डीसी दोनों पे होता है। और
वोल्टेज करंट के मेजरमेंट के लिए होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप होता है, यह भी एसी डीसी दोनों के लिए होता है, वोल्टेज करंट को मेजर करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोडायनमिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, केवल और केवल पावर की मेजरमेंट के लिए एक्यूरेटली यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू से वोल्टेज करंट का भी कर सकते हैं, लेकिन पावर का जरूर करते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो इसका एमसी टाइप हो जाएगा। अल्टरनेटर, इफ ए 12 पोल अल्टरनेटर टू जनरेट 50 हर्ट्ज आउटपुट इट शुड बी रोटेटेड एट। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। एक 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करता है तो इसकी निम्न गति होगी। तो ये भैया याद लगा दीजिए, इसमें कोई फार्मूला लगा दी। इसमें क्या है, एन एस बराबर 120 F/P। ठीक है, तो इसमें करिए 120 गुणे फ्रिक्वेंसी कितना दिया भैया, 50 और बटा कितना, 12। ये देखिए 12 से 12 कट गया तो कितना आ जाएगा, 50। मतलब ये 50, ये शून्य, तो 500। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यही फार्मूला एन एस बराबर 120 F/P ये लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर फैराड एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी रिएक्टेंस आर। इसमें क्या है, धारिता की इकाइयाँ हैं फैराड और धारिता प्रतिघात की इकाई। कैपेसिटी रिएक्टेंस का इसका क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गड़बड़ है हमको लगता है। कैपेसिटी रिएक्टेंस मतलब आप लोग जानते होंगे एक्स सी, आप लोग जानते होंगे इसका यूनिट क्या होता है, ओम, है ना। और फैराड क्या होता है, सी का मात्रक होता है। कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, ओके। तो ये 25 क्वेश्चंस रहे भाई, और 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। इसके आगे भी वीडियोस मैं उपलब्ध कराऊंगा, टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको मिलेंगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी वीडियो बनेंगी। तो वो इसको आप देखें, क्योंकि हैं ज़रूर ये 25 क्वेश्चन, लेकिन एक एक क्वेश्चन पे मैं कई कई बातों पे चर्चा किया हूँ। तो शायद इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको देखते हैं तो हमको लगता है कि आपका एक जो होता है ना कि रिवीजन टाइप का पूरा फुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ होती हैं, ये चीज़ होती हैं। तो इसको आप लोग देखें, और इसको खूब शेयर करें, है ना। लाइक तो करने का मतलब अच्छा लगेगा तो व्यक्ति लाइक ही करेगा। तो लाइक करने के लिए हम नहीं कहेंगे आपसे, और लेकिन हाँ शेयर करने के लिए कहेंगे। आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक यह वीडियोस पहुंच सके, और थोड़ा सा इसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा हो सके, थोड़ा सा बढ़ जाए। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, है ना। और लाइक करने की बात है तो लाइक वाली बात तो जिसको अच्छा लगेगा, मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं खुद लाइक कर देता हूँ। हाँ, ये चीज़, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं क्यों लाइक करूँगा, है ना। तो अच्छा लगा तो लाइक करना तो आपका काम है, आप करो या ना करो, है ना। अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे, है ना। तो ये चीज़, लेकिन आप लोग इसको शेयर करें, है ना, खूब शेयर करें। और एग्ज़ाम तक हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा करने वाले हैं, और काफ़ी कुछ अच्छा हम लोग करेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।